हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक इन वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ आपको हिस्ट्री का फ्रांसीसी क्रांति। यानी दोस्तों आज हम क्लास 9 का चैप्टर पढ़ाने वाला हिस्ट्री का सबसे पहला फ्रांसीसी क्रांति अध्याय 1। तो यानी दोस्तों आज की वीडियो हम समझने वाले इस चैप्टर को फ्रांसीसी क्रांति ये दोस्तों क्या है, क्यों हुई। दोस्तों आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए, बहुत सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पूरे चैप्टर को आपको इस वीडियो में कवर कर दो, छोटी सी वीडियो ना ले। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट हो रहा है बिना कोई देर के। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है फ्रांसीसी क्रांति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है ये स्टेट का समाज, यानी कि स्टेट का समाज। ध्यान दे कि तृतीय स्टेट में कुछ लोग धनी है तो कुछ निर्धन भी है। यानी कि दोस्तों इस बात को हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी, मैं आपको एक मिनट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अपने प्रथम स्टेट की। यानी कि दोस्तों फ्रांस के समय जिस टाइम की बात चल रही है चैप्टर में, उस टाइम में दोस्तों फ्रांस के अंदर 3 स्टेट थे। तो पहला स्टेट है प्रथम स्टेट, दूसरा था द्वितीय स्टेट, तीसरा था तृतीय स्टेट। यानी कि पहला स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। यानी कि प्रथम फर्स्ट और द्वितीय यानी कि सेकंड स्टेट और तृतीय यानी कि थर्ड स्टेट। तो इसी आज को हम वीडियो में इसको भी हम कवर करेंगे। सबसे जो मेन चीज इस चैप्टर में यही 3 स्टेट हैं जो आपको समझना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम यानी कि पहले स्टेट की। तो वो इसमें पादरी यानी कि पादरी पादरी वर्ग उसमें आता है। इस स्टेट में जो सबसे ऊपर जो वर्ग है, इस वर्ग का सब तो दोस्तों पादरी वर्ग आता है। तो दूसरा स्टेट है द्वितीय यानी कि सेकंड स्टेट। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कुलीन वर्ग यानी कि धनी परिवार, यानी कि जो इस कर से मुक्त है। और दोस्तों पादरी वर्ग जो था ये भी कर नहीं रहता, ये भी कर से मुक्त थे। फिर तीसरा स्टेट आता है जिसका नाम है तृतीय स्टेट यानी कि थर्ड स्टेट। ये स्टेट दोस्तों इसमें वकील आते थे, व्यापारी आते थे, अदालती आते थे, वकील कर्मचारी बड़े लोग आते, लेकिन थोड़े निर्धन भी थे और धनी भी थे। यानी दो बात अभी हमने शुरू में पढ़ी वो यही थी कि 3 स्टेट उस समय फ्रांस के अंदर। पहला स्टेट जिसमें पादरी वर्ग आता था, दूसरा था कूलिंग वर्ग, थोड़े अमीर लोग आते थे जो कर से मुक्त थे, और तीसरे में आते थे बड़े लोग यानी कि व्यवसाय व्यापारी अदालती। यानी ये थोड़े गरीब भी लोग थे और धनी भी लोग थे, अमीर भी थे। फिर किसान कारीगर और छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर गुलाम जो भी थे वो आते थे इसके अंदर। दास ध्यान दे कि तीसरे स्टेट यानी थर्ड स्टेट था, उसमें कुछ लोग धनी थे यानी अमीर भी थे, और कुछ लोग निर्धन भी थे यानी कुछ लोग अमीर थे कुछ लोग गरीब भी थे। लेकिन दोस्तों ये जो थर्ड स्टेटस है दोस्तों, कर देना पड़ता है यानी कि टैक्स देना पड़ता है सरकार को टैक्स देना पड़ता है थर्ड स्टेट को। और फर्स्ट जो स्टेट है यानी कि पादरी वर्ग, यानी कि जो फादर होते हैं चर्च के, उन्हें पादरी कहते हैं, आपको पता ही है। तो वो इस कर से मुक्त थे। और जो सेकंड स्टेट के जो लोग थे यानी कि जो वर्ग था कोलिंग वर्ग, वो भी कर से मुक्त था, लेकिन जो थर्ड स्टेट है उसे कर देना पड़ता था। फिर बात कर रहे हैं दोस्तों अपने टॉपिक की, यानी कुछ पॉइंट्स की जो आपको याद रखने की बातें हैं। इस सदी शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज में 3 वर्गों में विभाजित है, जो मैंने आपको अभी बताया कि जो 3 वर्ग थे। प्रथम स्टेट जिसमें चर्च के पादरी आते थे, सेकंड द्वितीय स्टेट जिसमें फ्रांसीसी समाज का कोलिंग वर्ग आता था, तृतीय स्टेट जिसमें बड़े व्यवसायी व्यापारी अदालती कर्मचारी वकील किसान कारीगर भूमिहीन मजदूर आते थे। यानी कि 3 वर्ग थे उस समय 18वीं शताब्दी के दौरान। फिर आता लगभग 60% जमीन पर कोलिंग चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। यानी कि 60% यानी 7% जमीन पर कोलिनो चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर था टाइड, यानी कि जो तृतीय स्टेट यानी कि थर्ड स्टेट जो कर लिया जाता था उसे टाइट कहते थे, जो चर्च लेता था। यानी कि पादरी वर्ग जो लेते थे वो टाइट लेते थे तीसरे वर्ग से। तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स था टाइल, यानी कि जो थर्ड स्टेट था फ्रांस, उस समय फ्रांस में जो थर्ड स्टेट है जिसमें अमीर लोग भी थे थोड़े गरीब भी, लेकिन थर्ड स्टेट यानी कि उन्हें बहुत कम अधिकार था, उन्हें कर देना पड़ता था। जो तृतीय स्टेट जो कर लेता था सरकार द्वारा, यानी कि सरकार के जो द्वारा जो तृतीय स्टेट था यानी कि थर्ड स्टेट से जो कर दिया जाता था यानी टैक्स लिया जाता, उस टैक्स को कहते हैं टाइल। और जो चर्च द्वारा लिया जाता था थर्ड स्टेट से उसे कहते थे टाइट। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये ऐसा करके टाइट यानी कि जो तृतीय स्टेट जो चर्च द्वारा दिया जाता था उसे कहते थे टाइट, और जो सरकार द्वारा लिया जाता था थर्ड स्टेट से उसे कहते थे टाइल। प्रथम दो स्टेट पादरी वर्ग और कूली वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे राज्य को दिए जाने वाले कर टैक्स से छूट। यानी कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो था, पहला यानी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, उसे जो मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था कि दो जो वर्ग था यानी 2 स्टेट इन्हें कर से छूट, यानी कि छोटे जब से जन्म से ही दोस्तों इन्हें अधिकार मिल गए थे कि इन्हें टैक्स नहीं देना है सरकार को। राज्य सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट को द्वारा वहन किए जाते थे, यानी कि सिर्फ जो कर लेना सिर्फ लिया जाता थर्ड स्टेट द्वारा, यानी कि द्वारा नहीं मतलब उनसे ही लिया जाता था। 1774 में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, यानी कि 1774 के समय में लुई 16वां
ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण राजा थे, आपको ये राज जरूर रखना है। 1774 में लुई 16वां फ्रांसीसी राजगद्दी पे यानी कि वो वहाँ का फ्रांस का राजा बना। वह फ्रांस के बोरो राजवंश का राजा था, यानी कि वह फ्रांस के बोरो राजवंश यानी कि बोरो समाज यानी कि बोरो कास्ट का दोस्तों वो एक राजा था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। उसका विवाह यानी कि उसकी शादी हुई थी राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था, जो ऑस्ट्रिया की थी। राजौरन के समय उसका राजकोष खाली था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। यानी कि जब वो राज कर रहा था उस समय दोस्तों उसके राजकोष यानी कि जो उसके पास सोना चांदी था वो बहुत ज्यादा खाली था। लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना, ये जो कारण है मैं आपको बता रहा हूँ सारे, आपको ए टू जेड कि उसका राजकोष जो था वो खाली क्यों था। लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना, यानी कि बहुत समय से युद्ध हो रहे थे, इसके कारण संसाधनों का नष्ट हो जाना। पूर्ववर्ती राजाओं की शान शौकत पर फिजूल खर्ची यानी कि बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची होती थी उस समय। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना, यानी कि अमेरिका की सहायता करना ब्रिटेन के खिलाफ। जब लड़ाई होती थी अमेरिका की और ब्रिटेन की, जब लड़ाई होती उस समय सहायता करना अमेरिका की। जनसंख्या का बढ़ा यानी कि जनसंख्या उस समय बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और जीविका संकट यानी कि जीना हो गया था बहुत ज्यादा मुश्किल। उसके कारण दोस्तों बहुत ज्यादा राजकोष जो था, जहाँ पर बहुत ज्यादा सोना चांदी यानी बहुत ज्यादा संसाधन रखे थे, वो बहुत कम हो चुके थे। वो यही कारण थे कि बहुत समय से युद्ध हो रहे थे और शान शौकत हो रही थी, यानी फिजूल खर्ची ज्यादा हो रही थी। और अमेरिका के साथ सहायता करना, अमेरिका की सहायता करना युद्ध के समय और जनसंख्या के बढ़ना, ये सारे कारण थे। फिर बात करते हैं हम मध्य वर्ग यानी कि जो बीच का जो वर्ग था, जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे, ने जन अधिकारित आधारित विषय अधिकार में प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। जो यानी कि जो बीच के जो वर्ग थे, मध्यम वर्ग, जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे, ने जन्मजाति विषय अधिकार में प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। बढ़ते कर्ज के दबाव में लुई 16 ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई ताकि नए करों की मंजूरी ली जा सके। यानी कि बढ़ते कर्ज की वजह से कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, उसके दबाव में लुई 16 ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई, यानी कि एक बैठक बुलाई जिसका नाम था स्टेट जनरल की बैठक बुलाई ताकि नए करों की मंजूरी ली जा सके। यानी कि नए कर वो और लगाना चाहता था, क्योंकि बहुत ज्यादा कर यानी कि बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ चुका था। स्टेट जनरल में मतदान स्टेट के आधार पर होता था, ना कि व्यक्ति के आधार पर। स्टेट जनरल में मतदान स्टेट के आधार पर होता था, ना कि व्यक्ति के आधार पर। लेकिन इस बार तीसरे स्टेट के लोग व्यक्ति आधारित मतदान की मांग करने लगे, यानी कि व्यक्ति के आधारित थर्ड स्टेट जो था, तीसरे स्टेट जो था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर थे और दोस्तों उसी को सिर्फ उसी को ही देना पड़ता था कर। तो इस बार उन्होंने जनरल स्टेट में यानी कि स्टेट जनरल में की बैठक में उन्होंने कह दिया कि इस बार मतदान होगा वो व्यक्ति के आधार पर होगा, ना कि स्टेट के आधार पर। स्टेट के आधार पर नहीं होगा बल्कि होगा व्यक्ति के आधार, क्योंकि पहले के समय में होता था स्टेट के आधार पर इन्हें मतदान करना पड़ता था। लेकिन इस बार जो तीसरा स्टेट जो था, तीसरा स्टेट यानी तीसरा स्टेट जो था, थर्ड स्टेट, उसने इस बार कहा कि हम मतदान करेंगे केवल व्यक्ति के आधार पर, बल्कि ना कि स्टेट के आधार पर। फिर लुई 16 ने उनकी मांग खारिज कर दी, यानी कि ये मांग उसने खारिज कर दी, जिसके विरोध में तीसरे स्टेट के लोगों ने बैठक कर सभा से बाहर चलेगा। यानी कि इस बार जो उन्हें लुई 16 ने मना कर दिया कि नहीं, व्यक्ति के आधार पर मतदान नहीं होगा, तो इस वजह से जो तीसरा स्टेट है वो वहां से उठकर चला गया। फिर जो 1989 को वे लोग वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। यानी कि 20 जून 1789 को वे लोग वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित यानी इकट्ठा हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। यानी कि नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और ये डेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस डेट को दोस्तों उन्होंने इकट्ठा हुए और उन्होंने घोषित कर दिया नेशनल असेंबली। इधर पूरे फ्रांस में महंगाई और अफवाहों का बाजार गर्म था और जगह जगह पर हिंसा प्रदर्शन होने लगे। यानी कि इधर पूरे फ्रांस में महंगाई और अफवाह का बाजार गर्म था, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी महंगाई और जगह जगह हिंसा, यानी कि हिंसा हो रही थी बहुत ज्यादा। और 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ में बास्टिल के किले को तोड़ दिया गया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा लिया। 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़
ने बास्टिल के किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा दिया। बास्टिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। अपनी विरुद्ध प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, यानी कि नेशनल असेंबली थी उसे मान्यता दे दी, क्योंकि उसने देखा कितना विद्रोह हो रहा है और प्रजा भी बहुत ज्यादा विद्रोह कर रही है। उस शक्ति को देखकर उसने लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी। दोस्तों टीचर स्टेट ने कहा था कि हम ही हैं इकट्ठा हुए। दोस्तों उन्होंने वो इकट्ठा हुए थे, उन्होंने कहा कि हम नेशनल असेंबली है। इस वजह से दोस्तों उन्होंने बहुत ज्यादा विद्रोह होने के कारण लुई 16 ने भी कह दिया कि हाँ जी आप नेशनल असेंबली को आप हैं। उसने मान्यता दे दी, उन्हें मान्यता दी और अपनी सत्ता का संविधान का अंकुश स्वीकार कर लिया। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करो कर्तव्य और बंधनों वाली समानता व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया और 1791 में फ्रांस में संवैधानिक तंत्र का नींव पड़ी, यानी कि 1791 में फ्रांस में संवैधानिक यानी संवैधानिक राजतंत्र। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात आप याद करिएगा जरूर कि 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी, यानी कि संविधान द्वारा राजतंत्र की नींव पड़ी। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था, यानी कि संविधान शुरू हुआ पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। नए संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक आगे मतदान का अधिकार केवल स्वतंत्र नागरिक को मिला। जो फिर मतदान का अधिकार मिला केवल किन किन को मिला वो आपको बता देता हूँ पढ़ के। तो वो था मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला जो पुरुष थे, जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थे, यानी कि जो जो पुरुष थे यानी कि मेल थे, उनकी आयु की 25 साल से अधिक होनी चाहिए थी। जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। महिला एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। 10 अगस्त 1792 को जेकोबिन क्लब के सदस्यों ने रोबेस्पियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया, यानी कि 10 अगस्त 1792 को जेकोबिन क्लब के सदस्य रोबेस्पियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया और नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया, यानी कि 21 सितंबर 1992 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया और नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई, यानी कि 21 जनवरी 1793 को लुई 16 दोस्तों बहुत जिसके बारे में भी हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों राजा है, उसको फ्रांस के खिलाफ साजिश करने पर आरोप में फांसी दे दी गई थी। 1793 से 1794 के दौरान रोबेस्पियर के क्रूरतापूर्ण राज्य किया, इसलिए इस काल को आतंक काल भी कहते हैं। जून 1794 में रोबेस्पियर को गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। रोबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया जो फ्रांस का शासन देखती थी, लेकिन अक्सर विधान परिषद ने उनके हितों का टकराव होता रहता था। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और उसने 1799 में डायरेक्टरी को खत्म कर दिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया, यानी कि दो लुई 16 मर गया। तो उसके बाद दोस्तों एक नया राजा आया था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि दोस्तों उसने 1799 में डायरेक्टरी को खत्म कर दिया और 1804 में फ्रांस का नया सम्राट यानी कि नया राजा बन गया। 1815 में वाटरलू में उसकी पराजय हुई और उसे बंदी बना लिया गया, यानी कि 1815 में, यानी दोस्तों उन्हें कम से कम 11 साल राज किया फ्रांस में और 1815 में वाटरलू में उसकी पराजय यानी कि उसे हरा दिया गया और उसे बंदी बना लिया गया। फ्रांसीसी के मूल तत्व स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ने पूरे विश्व पर प्रभाव डाला, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति हुई टीचर स्टेट द्वारा, तो उसने मूल तत्व स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ने पूरे विश्व पर प्रभाव डाला। 1848 में फ्रांस के सभी उपनिवेशों ने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। महिलाओं को मतदान का अधिकार 1940 में जाकर मिला, यानी कि पहले अभी तक उन्हें मिला ही नहीं था कि मतदान कर सके महिला, लेकिन उन्हें 1940 में आकर फ्रांस में उन्हें यह अधिकार दिया गया कि महिला भी मतदान करेंगी। एक नज़र में फ्रांसीसी ये समय ये दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये माइंड में मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ आसान तरीके से। वो ये है कि फ्रांस क्रांति के समय समाज की स्थिरता, फिजूल खर्ची की वजह से खाली राजकोष, यानी दोस्तों ये वही कारण थे जिस वजह से फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज की स्थिति किस तरह की थी। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उस समय समाज की स्थिति किस तरह थी वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। फिजूल खर्ची की वजह से खाली राजकोष यानी कि फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा हुई थी और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को सहायता से बढ़ता कर्ज का बोझ, यानी कि जो मैं आपको शुरू में ही बताया था कि राजा ने अमेरिका और ब्रिटेन के युद्ध में अमेरिका को सहायता करी। युद्ध के अंदर जन्म के आधार पर विशेष अधिकार यानी कि जन्मते ही विशेष अधिकार दिए जाते थे तीसरे स्टेट को छोड़ के। जीविका संकट यानी कि जीना हो गया तो बहुत ज्यादा
कठिन। फिर एक और हम एक और टॉपिक को बात करें दोस्तों, ये वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो ये है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण यानी फ्रांसीसी क्रांति किस कारणों की वजह से हुई थी। तो सबसे पहला सामाजिक कारण, समाज में जो कारण थे उस वजह से फ्रांसीसी क्रांति पैदा हुई। तो सामाजिक कारण, सामाजिक विभाजन यानी कि समाज में 3 स्टेट थे, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 3 स्टेट थे। प्रथम स्टेट, सेकंड स्टेट यानी कि द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट यानी कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। सामाजिक विभाजन जन्म के आधार पर विशेष अधिकार यानी कि जन्म से ही कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए गए थे। राजनीतिक कार्य यानी कि कमजोर शासक यानी कमजोर शासकता और फिजूल खर्ची ज्यादा करता है, जिसका नाम था लुई सोलवा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते राजा है, इसको आपको याद जरूर करना। ये बहुत ज्यादा फिजूल खर्च करता था और इसने दोस्तों अमेरिका की सहायता करी थी युद्ध के अंदर, क्योंकि दोस्तों राजकोष बहुत ज्यादा खाली पड़ गया था। और आर्थिक कार्य यानी खाली राजकोष, बढ़ता कर्ज और खराब फसल यानी बहुत ज्यादा खराब फसल होने उगने लगी थी। तत्कालिक कारण यानी कि 1789 में कर बढ़ाने का प्रस्ताव यानी कि 1789 में कर बढ़ा, जिसकी वजह से दोस्तों तृतीय स्टेट जो था दोस्तों जनरल स्टेट में से वो उठ के निकल गया। उसने दोस्तों अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। स्टेट जनरल की बैठक में स्टेट के आधार पर मतदान यानी कि उसने कहा था कि जो मतदान होगा दोस्तों वो स्टेट जनरल स्टेट के आधार पर यानी कि स्टेट के आधार पर होगा, यानी कि दोस्तों तृतीय स्टेट जो है वो दोस्तों मतदान नहीं करेगी। इस वजह से दोस्तों जो तृतीय स्टेट है वो असेंबली में से उठ कर चला गया था बैठक में से। और दार्शनिकों यानी कि दोस्तों दार्शनिक जो थे उनका योगदान जो था इस क्रांति के अंदर वो तो वो ये था कि उन्होंने बहुत ज्यादा बातें करी थी क्रांति के समय कि लोगों पर दार्शनिकों के विचारों को प्रभाव पड़ा, यानी जो दार्शनिक थे उनकी बातों को लोगों के ऊपर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा, यानी इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा। जन्म के आधार पर विशेष अधिकार के अंत की कल्पना यानी कि उन्होंने कल्पना की कि जन्म के जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए जाए और स्वतंत्र समानता भारत पर आधारित शासन के मॉडल की प्रस्तुति। ये दोस्तों आपको मानचित्र देखने को मिलता है, फ्रांस का मानचित्र। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, आपको ये पढ़ाऊंगा जब इसकी मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ क्लास 9 की इस मैप के। लेकिन आप दोस्तों ये देख लीजिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगा, आप नोटिस कर ले कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स की यानी इंपॉर्टेंट तारीख की, जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ ले। 1774 में लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, यानी कि 1774 में लुई 16 फ्रांसी गद्दी पर बैठा। और 5 मई 1789 ये और 20 जून 1789 में 3 स्टेट के लोग इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए, यानी कि 20 जून 1789 में जो थर्ड स्टेट है दोस्तों एकत्रित हुआ इंडोर टेनिस कोर्ट में। उसने कहा कि हम ही नेशनल असेंबली, उन्होंने कह दिया अपने आप को। 21 जनवरी 1793 में लुई सोलवा को फांसी दे दी गई, यानी दोस्तों जो राजा था दोस्तों बहुत बेकार राजा था फ्रांस का, वो उसे 21 जनवरी 1793 में उसे फांसी दे दी गई। 1946 में दोस्तों महिला को मतदान का अधिकार मिला, यानी दोस्तों बहुत 1789 में दोस्तों ये फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई, उस समय से लेके दोस्तों 1946 तक दोस्तों महिलाओं को कोई मतदान का अधिकार नहीं मिला। लेकिन 1946 तो दोस्तों आते ही दोस्तों महिलाओं को मतदान का भी अधिकार मिल गया। तो फाइनली आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया 20 मिनट के अंदर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब। तो मिलते हैं वीडियो। बाय बाय, टाटा।